Is OTT a direct threat to multiplexes? सलमान की कौन सी पिक्चर आ रही है, शाहरुख की कौन सी पिक्चर आ रही है, सो यू आर ऑलवेज कनेक्टेड विद स्टार्स। वो बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में ओटीटी ने बिजनेस को सपोर्ट किया है। बाहुबली हम देखें, जो पैन इंडिया फिल्म बोलते हैं, अब वो पैन इंडिया फिल्म भी सिर्फ 10 करोड़ लोगों ने देखी है, एंड इफ यू टेक दैट आउट तो बाकी पिक्चरें 5 करोड़ लोग भी नहीं देख रहे हैं। Yeah. So they say that India is the most underscreened market when you compare India with China and China to US. हमारे यहाँ जो मल्टीप्लेक्स की स्क्रीन्स हैं, सिंगल स्क्रीन्स को गिन के वो बहुत कम है। वो प्रोड्यूसर्स डायरेक्टली ओटीटी के पास चले गए और उन्होंने थिएट्रिकल रिलीज की ही नहीं। कि एक बड़ा स्टार जब पिक्चर करता है या एक बड़ा प्रोडक्शन हाउस पिक्चर करता है तो वो हमेशा एक डर बना रहता है कि बॉक्स ऑफिस पे पिक्चर कैसे परफॉर्म करेगा। But I don't think the stars are not made on small screen. That's what we say. देयर वेर थिएटर्स जिन्होंने शोज कैंसिल किए थे। ऑल्सो मैंने आपका एक इंटरव्यू पढ़ा इकोनॉमिक टाइम्स में, लास्ट वीक आई रेड योर इंटरव्यू देवांग। वो आर्टिकल था ऑन द री रनिंग ऑफ द ओल्ड मूवी, और ऐसी हालत हो गई मल्टीप्लेक्सेस की कि उनको पुराने पिक्चर रिलीज करने पड़े, री रिलीज करने पड़े। बायोमेट्रिकल डेटा ये सजेस्ट करता है कि जब आप किसी भी फिल्म को थिएटर में जाके देखते हैं तो जो न्यूरो फिजियोलॉजिकल एक्साइटमेंट होती है वो बहुत ज़्यादा होती है जब आप फिल्म को एक टीवी में देखते हैं उसकी कंपैरिजन में। ओटीटी के आने के बाद लोग मल्टीप्लेक्सेस और थिएटर में जाने से थोड़े बहुत इतरा रहे हैं। हमने आज का पॉडकास्ट किया देवांग संपट के साथ, जो मैनेजिंग डायरेक्टर है सिनेपोलिस मल्टीप्लेक्स चेन के। सिनेपोलिस एक मैक्सिकन कंपनी है। हमने उनसे बात की ऑन द फ्यूचर ऑफ मल्टीप्लेक्सेस, ऑन द फ्यूचर ऑफ एग्जीबिशन बिजनेस। लोग क्यों मल्टीप्लेक्सेस में नहीं जा रहे हैं? क्या कंटेंट सही नहीं बन रहा है या लोगों को एक आदत सी हो गई है कोविड के बाद कि घर में ही बैठ के ओटीटी पे वेट करते हैं कि पिक्चर ओटीटी पे रिलीज़ हो और फिर वो आराम से पिक्चर देखते हैं। हमने बहुत इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट किया है जिसमें आपको इंसाइट्स मिलेगी कि लोग मल्टीप्लेक्सेस में क्यों जाते हैं, मल्टीप्लेक्सेस एज अ बिजनेस, मल्टीप्लेक्स एज एन इंडस्ट्री इंडिया में क्यों अंडरस्क्रीन्ड है। जब हम चाइना और अमेरिका के साथ कंपैरिजन करते हैं, इंडिया की पॉपुलेशन 140 बिलियन से भी ज़्यादा है, लेकिन हमारे देश में 10,000 से कम मल्टीप्लेक्सेस ऑपरेशनल है। तो इसका कारण क्या है? और बहुत कुछ हमने एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के इर्द गिर्द कॉन्वर्जेसन किया है। हम ये उम्मीद करते हैं कि ये पॉडकास्ट आपको बहुत पसंद आए। जब आप ये पॉडकास्ट देखें तो आप ज़रूर से हमारी वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में जाके हमें ज़रूर से ये बताएं कि आप ऐसे और कौन से डोमेन एक्सपर्ट या सब्जेक्ट एक्सपर्ट को सुनना पसंद करेंगे जिससे कि हमारे लिए उनको चूज़ करना बहुत ईजी हो जाए। थैंक यू सो मच। सो देवांग, लेट्स स्टार्ट विथ एन ऑब्वियस क्वेश्चन। Ready? Is OTT a direct threat to multiplexes? Why does that question also arise? This is absolutely a complementing business. Okay. OTT जब से शुरू हुआ है तब से ये बिजनेस मॉडल, बिजनेस डायनामिक्स ग्रो हुई है। See, eventually, let us understand the business cycle. The business starts from a creative mind. वो सोचना चालू करते हैं, उनको ऐसा लगता है कि हम एक कंटेंट बनाएं। अब वो कंटेंट को सोच के एक पेपर में डालना, पेपर में डाल के फिर उसे एक स्क्रिप्ट बनाना, वो स्क्रिप्ट बना के फ्लोर पे लेके जाने तक दैट इज़ अ ह्यूज आई वुड कॉल एन इन्वेस्टमेंट ऑफ टाइम
एंड क्रिएटिविटी इन्वॉल्व. सो जब एक आप कंटेंट बनाना सोच लेते हो, तब से व्हेन यू सी द लाइट एट द एंड ऑफ द टनल, फर्स्ट ऑन द सिल्वर स्क्रीन मोस्टली, this is a dream of a creative guy. And you know what OTT has done is कि इंडिया में स्पेसिफिकली करीबन 80-85% कलेक्शन जो आता था वो थिएटिकल से आता था. फिर म्यूज़िक होता था, फिर आपके इन फिल्म राइट्स, एनी अदर मिसलेनियस राइट्स, एंड देन सैटेलाइट वाज अ पोर्शन. सो कॉम्बिनेशन ऑफ दिस वाज 100 rupees which was coming. Now because of OTT, वो जो 85 था वो तो बढ़ के 100 हो ही गया है, बट उनका ओवरऑल जो 100 रुपये का रेवेन्यू था वो 150 हो गया है. सो व्हेन आई से OTT इज एब्सोल्युटली नॉट अ, there is no question, because it is giving an additional source of revenue to a producer or to a director who's thinking कि मैं कितने बजट का पिक्चर बनाऊं. So movie has gone bigger, पिक्चर लार्जर देन लाइफ बनने लगी है. एंड यू नो व्हाट आई हैव पर्सनली सीन, पहले बिकॉज वी आर इन अ सिनेमा बिजनेस, सो लोग आके पूछते थे सलमान की कौन सी पिक्चर आ रही है, शाहरुख की कौन सी पिक्चर आ रही है. सो यू आर ऑलवेज कनेक्टेड विथ स्टार्स. आई मीन नॉट टू लॉन्ग बैक, आई मीन आई वुड से जस्ट 10 years बैक, आप लास्ट 10 पिक्चरों बड़े स्टार की कोई भी उनके पोस्टर्स निकाल के देख लो, द बिग स्टार इज स्टैंडिंग एंड देन द नेम ऑफ द फिल्म. दैट्स इट. पीपल हैड नो क्लू अबाउट व्हाट द content is, who has written is, who has directed it. But when you now talk about OTT, now imagine that people have started not only recognizing director, of course, which you know was there a little bit before also, कि director को एक recognition था, but now people have started recognizing the writer. And they are the real hero in my mind, you know, the one who conceives the idea. Then of course they put it on paper, there are script doctor and there are many other things. But in general what I see is that now because of OTT you have liberty, and audience have liberty to खुद से जाके ढूंढना उनको, उनके एक फेवरेट हीरो कौन से हैं, उनके राइटर कौन है, उनके डायरेक्टर कौन है, उन्होंने पास्ट में क्या किया है. पहले ये सब डेटा ऑफकोर्स इतना इजीली अवेलेबल नहीं था एंड लोग सोचते भी नहीं थे. बट नाउ इफ आई एम स्टार्टिंग एनी प्रोमो ऑल्सो ऑन OTT, आई वॉन्ट टू फर्स्ट नो कि ये लिखा किसने है. करेक्ट. एंड इमेजिन यू नो आज आप ऑफकोर्स एंड कोविड पीरियड में जब 2-2.5 साल लोगों को मिले, कि जो लोग सोचते गए कि अभी हम क्या कर रहे हैं, उसमें 2-2.5 साल में काफ़ी लोगों को ऑफकोर्स जो सेल्फ रियलाइजेशन हुआ है, बट उनकी जो हॉबीज़ हैं वो जो ग्रो होती गई, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में OTT ने बिजनेस को सपोर्ट किया है. एंड इट वाज टू हैपन. आई मीन ग्लोबली स्पीकिंग, हिस्टोरिकली आप अगर देखो तो डिपेंडेंसी ऑन थिएटिकल बिजनेस वाज ऑलवेज अबाउट 60%. ऑफकोर्स इट विल ऑलवेज रिमेन द हाइएस्ट, बट फॉर अ क्रिएटर exhibition is not the only way that you know generate revenue. To generate the revenue. There are, like I said, that there are multiple ways of generating revenues. Theatrical will always become and remain the number one point of connect, because that's where you know people see in crowd and they enjoy, so that will always remain. Yeah. But I mean imagine 140 करोड़ के population में आज अगर सबसे बड़ी पिक्चर बाहुबली हम देखें, जो पैन इंडिया फिल्म बोलते हैं, अब वो पैन इंडिया फिल्म भी सिर्फ 10 करोड़ लोगों ने देखी है. एंड इफ यू टेक दैट आउट तो बाकी पिक्चरें 5 करोड़ लोग भी नहीं देख रहे हैं. सो वी आर सेइंग द फ्रीक्वेंसी ऑफ द बिगेस्ट मूवी इज 3 से 5%. एंड इंडिया जैसे कंट्री में तो सभी के लिए सब कुछ है. ये जब आप देखने जाओ, एंड लेट मी ऑल्सो ऑन द सेम ब्रेथ गिव यू अ सेम एग्जाम्पल. आप मूवी देखो, KGF 1 आई थी, वो एक ना तो वो मेन स्ट्रीम तमिल या तेलुगु फिल्म थी. कन्नड़ फिल्म तभी ऐसे कभी किसी ने सोचा ही नहीं था कि कन्नड़ फिल्म जाके हम देखें. उन्होंने हिंदी में रिलीज की पिक्चर, किसी को पता ही नहीं था KGF 1 क्या है, यश कौन है, प्रशांत नील कौन है. आज एक कन्नड़ डायरेक्टर, कोविड में जब लोगों ने उनका स्केल देखा, एक कन्नड़ पिक्चर देखी,
आज लोगों को समझ में आया यश क्या है. द एंटायर रिवॉर्ड came to multiplexes in KGF 2, and eventually producer also had their own share, right? So basically what I'm trying to say is that कि इंडिया में चाहे मल्टीप्लेक्स हो, चाहे सिंगल स्क्रीन हो, चाहे आप कोई भी ट्विन स्क्रीन देख लो, घर के बाहर जाके मूवी थिएटर में बड़े से बड़ी पिक्चर आज 8% लोगों ने देखी नहीं है, जो बाहुबली 2 हुआ. अब उसके सामने जब आप बोलोगे कि हम OTT जो है वो इम्पैक्ट कर रही है, दैट्स एब्सोल्युटली नॉट ट्रू, बिकॉज OTT इज हेल्पिंग प्रोड्यूसर. हमें जर्नी पास करनी है. एंड ऑफ कोर्स आई एम नॉट सेइंग कि इंडिया में सारे 140 करोड़ लोग कैन अफोर्ड टू गो एंड वॉच मूवी इन अ सिनेमा हॉल, बट इट इज ओनली ग्रोइंग. अगर इंडिया में मल्टीप्लेक्सेस का ग्रोथ हो रहा है और उतनी ही एडमिशन ग्रो हो रहे हैं, वो बहुत ही राइट इंडिकेटर है कि OTT ने इनको सिर्फ हेल्प किया है. Of course there will be transition, eventually single screen will convert into multiplexes. सिंगल स्क्रीन का एक ट्रांजिशन होगा एंड हो रहा है, हम देखते आ रहे हैं. मतलब आई टेल यू एन एग्जांपल कि 2007 में हम रिसर्च कर रहे थे कि इंडिया में पोटेंशियल है कि नहीं. व्हेन सिनेपोलिस वांटेड टू एंटर, this is the first MNC which enter India, and this is the first international cinema chain and the only international cinema chain in India, right? तो वो जब सोच रहे थे कि हम इंडिया में आए, तो हमने तभी स्टडी किया था, करीब 9,500 सिनेमा हॉल थे, चाहे मल्टीप्लेक्स देखो चाहे सिंगल स्क्रीन देखो. कट टू नाउ वी आर सिटिंग इन 2024. आज की डेट में भी 9,500 ही है वो. Yeah. So they say that India is the most underscreened market when you compare India with China and China to US. हमारे यहाँ जो मल्टीप्लेक्स की स्क्रीन्स हैं, सिंगल स्क्रीन्स को गिन के, वो बहुत कम है. नहीं, उसका और एक मैं आपको आई थिंक इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. एंड नाउ यू नो आई लाइक टू गिव यू एन एग्जांपल. जब इंडिया में 1500 मल्टीप्लेक्स स्क्रीन थी, तभी चाइना में 1000 थी. एंड आप आज गैस करो चाइना में कितनी है? आई थिंक मोर देन 38,000 screens. 75,000. 75,000 screens. सो इमेजिन कि 1500 स्क्रीन जब इंडिया लीड कर रही थी, तब आज भी मल्टीप्लेक्स स्क्रीन जो है वो इंडिया में 3500 ही है. सो वो हमने जर्नी की 1500 से 3500 पे पार. एंड यू नो, टू बी फेयर, इट इज एब्सोल्युटली नॉट राइट टू कंपेयर इंडिया एंड चाइना इकोनॉमी. इट्स वेरी डिफरेंट. बट इन अ मैच्योर्ड मार्केट, per million population, you know, you have about 150, 130 in a grown up market. इतनी screens है. जब इंडिया में आज 8 है, तो वो ग्रो होने ही वाली है. एंड पोटेंशियल तो बहुत ही बड़ा है, बट टाइम लगेगा. एवरीथिंग टेक्स टाइम. एंड इंडिया को भी आज हम इंडिया को 140 करोड़ को पॉपुलेशन को एक साथ नहीं देख सकते हैं. देयर इज क्लियर इंडिया A, B and C. इंडिया A consists of only, I would say, 8% of India population, and in that population there is a separate need for multiplex. There is another segment which is as we call it, it's a sweeping economy. तो वहाँ पे आपको सिनेमा में क्वालिटी तो देनी ही है, एक्सपीरियंस तो देना ही है, बट उसे ऐसे बैलेंस करके रखना है कि यू नो यू कैन गिव देम द बेस्ट एक्सपीरियंस बट येट make a profitable business out of it, so as you can reinvest to spread this business. Right. देवांग, आप जो कह रहे हैं इसमें 2-3 चीज़ें उभर के आती हैं, और मैं आपसे ये पहले तो ये पूछना चाहता हूँ कि आपका जो पर्सपेक्टिव है कि OTT इज़ एक्चुअली कॉम्प्लीमेंटरी यू नो टू मल्टीप्लेक्सेस, और कंटेंट क्रिएटर्स के लिए, प्रोड्यूसर्स के लिए OTT इज़ अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, क्योंकि एक नया रेवेन्यू स्ट्रीम खड़ा हो गया. लेकिन ऐसे भी प्रोड्यूसर्स हैं देवांग, और बीच में न्यूज़पेपर्स में आर्टिकल्स आते थे और सोशल मीडिया पे भी कई बड़े डिस्ट्रीब्यूटर्स और प्रोड्यूसर्स ने इसके खिलाफ इंटरव्यूज़ भी दिए थे कि वो प्रोड्यूसर्स डायरेक्टली OTT के पास चले गए और उन्होंने थिएट्रिकल रिलीज़ की ही नहीं. तो आप क्या कहना चाहेंगे ऐसे प्रोड्यूसर्स को जो डायरेक्टली OTT के पास जाते हैं, उनको उनका शेयर मिल जाता है, और बड़े स्टार्स को लेके पिक्चर बनी है और वो थिएटर में रिलीज़ ही नहीं हुई? तो कहीं पे क्या ऐसा भी है कि
एक बड़ा स्टार जब पिक्चर करता है या एक बड़ा प्रोडक्शन हाउस पिक्चर करता है, तो वो हमेशा एक डर बना रहता है कि बॉक्स ऑफिस पे पिक्चर कैसे परफॉर्म करेगा। जब OTT पे पिक्चर रिलीज होती है तो फिर वो बॉक्स ऑफिस की स्ट्रेस है ही नहीं प्रोड्यूसर को। आप क्या कहना चाहेंगे? You know, it's a business of entertainment where it is also part of gambling. या इट्स अ हाईली स्पेक्युलेटिव बिजनेस। या So, हम इंडिया में, India is a country where we produce the highest number of content, right? तो अगर आप देखो आज लास्ट ईयर हमने हमारे सिनेमा हॉल में सिर्फ, एंड दिस आई एम टॉकिंग अबाउट आफ्टर पेंडेमिक, करीब 1200 पिक्चरें रिलीज की. Now imagine 1200 films in a cinema hall and in a 52 week. Every week you have 40 new content to schedule. एंड ऐसा नहीं है कि हमारे पास बहुत ही ज़्यादा मल्टीप्लेक्स स्क्रीन्स है इंडिया में, तो ऐसे भी अंडर लार्ज हाईली अंडर स्क्रीन मार्केट है. बट उसमें भी अगर आप देखो तो आई मीन वी ऑपरेट अबाउट 450 स्क्रीन्स इन इंडिया in about 45 plus cities. But अगर आप देखो तो 1200 पिक्चरें आ रही है हर वीक. आज ये वीक में 40 पिक्चरें आई, वो तो चली रही है, और नेक्स्ट वीक और 40 आ रही है. तो इन अ गिवन सिनेमा यू हैव juggling about 80 contents. That's too many content to juggle. So when I say a gambling business is because creator knows the best. अगर उन्होंने पिक्चर अच्छी बनाई है, उन्हें उन पे कॉन्फिडेंट है, अगर वो मार्केटिंग में इन्वेस्ट करेंगे, पिक्चरें बड़े पर्दे पे ले आएंगे, तभी तो रिवॉर्ड हाई होगा ना. ऑफ कोर्स द सक्सेस रेट इज ऑल्सो very low, I would say, compared to any other businesses. But that's what creativity is all about, right? I mean, how do you first make your product and then how do you present it? I mean, if you want to go to OTT, no problem. And if you're not confident on the content, and if you believe OTT can generate the revenue what multiplexes or cinema halls can, then sure. Why not? That's also a business model, by the way. Meaning, I wouldn't mind. Let's say an ex-production house today is making, let's say, 50 content a year. उसमें से अगर वो सोच रहे हैं कि मैं 10 content OTT के लिए बनाऊं, absolutely. I mean, of course, I'm no one to say what is their business model, and it is they themselves to decide for कि उन्हें कौन से business model में जाना है. But eventually वो 10 content भी जो उन्होंने OTT पे लाए, OTT का डील सिंपल है. आज OTT आपको डेटा शेयर नहीं करते हैं कि कितने आपके रेवेन्यू हुए, because it's a I mean you can't share, right? I mean it's a subscription based model. You don't know whether Rashesh and Devang has subscribed let's say an ex OTT for which content. You don't know that. So उनको तो एक किटी आ रही है, अब वो स्प्रेड हो रही है. You have the business model जब वो देते हैं आपको कि आपने पिक्चर कितने में बनाई है, चलो आपने 100 रुपये में बनाई है, मैं आपको 105 रुपया दे देता हूँ, आप 105 रुपया ले लो, वो भी अगर उनको पसंद आई तो. Now you cannot start making content thinking that कि मैं आज ये एक OTT पे दे दूंगा. First you create a content. You create a content and then you are always you have to believe in what you have done, because आज see movie making is not only an hard work, it's very emotional, and also always whenever somebody starts to make a content they always think कि आज तो मैं इंडिया की सबसे बड़ी सक्सेसफुल फिल्म बना रहा हूँ, मैं शोले बना रहा हूँ, या मैं 3 Idiot बना रहा हूँ, या मैं बाहुबली बना रहा हूँ. वो बिलीव तो रहती ही है, तभी तो लोग कंटेंट बनाते हैं. फिर वो बनाने के बाद आई मीन इफ यू बिलीव मुझे कॉस्ट प्लस सम मार्जिन में निकल जाना है, of course that's their choice and that's something that they have to decide. But I don't think the stars are not made on small screen. That's what we say. Very well said. Very well said. So the stars are made on a silver screen. Whether it is director or whether it is actor. Now if you want to go with that flow, if you want to make mark for yourself, not only because it's not that you are making movie for once and then you are not done. If you have entered in this industry, you want to remain in the industry and want to work for long term, you go wide, you go big, and then let audience decide whether they want to give their share of wallet or not. So Devang, do you think that the psyche of the audiences
यू नो हैज़ चेंज्ड आफ्टर OTT. मेरा पूछने का मतलब ये है कि पहले मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था. अगर पिक्चर रिलीज़ हुई है तो मुझे थिएटर में जाके पिक्चर को देखना है. लेकिन अभी जब हम लोगों से बात करते हैं तो पीपल एक्चुअली वेट कि पिक्चर OTT पे रिलीज़ होगी तब घर पे बैठ के देख लेंगे पिक्चर को. तो मुझे ये जानना है कि क्योंकि इंटरेस्टिंग कंटेंट नहीं बन रहे हैं और OTT पे आई एम एक्सपोज टू इंटरनेशनल कंटेंट, where I am getting to see different creative minds, where I am getting to see content which is so intriguing, interesting, fascinating. There are actors, there are stars, which I get to see sitting at home. Or when I compare that content with the content that is being made here, do you think poor content is one of the deterrent? और ये वजह से लोग मल्टीप्लेक्सेस में जाने से इतरा रहे हैं, क्योंकि बीच में मैं पढ़ रहा था दैट देयर वेर थिएटर्स जिन्होंने शोज़ कैंसिल किए थे. ऑल्सो मैंने आपका एक इंटरव्यू पढ़ा इकोनॉमिक टाइम्स में, लास्ट वीक आई रेड योर इंटरव्यू देवांग. वो आर्टिकल था ऑन द री रनिंग ऑफ द ओल्ड मूवीज़. और ऐसी हालत हो गई मल्टीप्लेक्सेस की कि उनको पुराने पिक्चर रिलीज़ करने पड़े, री रिलीज़ करने पड़े. सो व्हाट इज़ योर टेक ऑन this particular dichotomy which is there? Very interesting. Yeah, no, it's a very relevant question, I would say, because see, now it is not about share of wallet, it is about share of time, right? Whether इतना ज़्यादा आपके पास option है, तो whether you want to go and spend that time watching an X content, that's a question. And let me answer your question in probably two parts. First is re-release of content. Yeah. अगर हम re-release कर रहे हैं और उसमें लोग आ रहे हैं, for example, we started and that was just an experiment that we did, and that was with let's say Rockstar, Laila Majnu. We did recently Veer Zara and many others. But अगर वो हम दिखा रहे हैं और लोग आ रहे हैं, आज 5 लाख लोग आए हैं ओनली इन सिनेपोलिस विथ री रिलीज. नाउ इमेजिन आज इतने लोग क्यों आ रहे हैं. अगर मल्टीप्लेक्सेस नहीं जाना है तो वो लोग क्यों आते थे. Correct. अगर री रिलीज में अगर लोग आ रहे हैं, दैट इटसेल्फ शोज दैट कि लोगों को तो सिनेमा हॉल में आना है. बट द फेज 2 ऑफ माई आंसर इज प्रिसाइजली आफ्टर कोविड व्हाट वी हैव सीन इज देयर इज अ प्रेफरेंस चेंज. जो पिक्चर चल रही है वो एक्सट्रीमली मेगा सक्सेसफुल हो रही है. जो नहीं चल रही है, अगर आप उसे थोड़ा आपके जो कंटेंट को प्रेजेंट नहीं कर रहे हो ठीक से, वो बिल्कुल ही नहीं चल रही है. बट देन इट्स नॉट दैट कि इट्स वेदर इट इज अ स्मॉल बजट मूवी और अ बिग बजट फिल्म, बिकॉज in the same year, let's say calendar year 2023, we had Jawan, we had Pathan, and we also had 12th Fail. Yeah. So, and it's not about, hence I keep saying that it's not about budget of the film. It's the content. It's about how are you presenting your content on Friday. And how are you cutting your promo? Yeah. And then of course after that, after Friday, you actually, the job of producer is done. Yeah. They've done what they had to do. Friday, the moment you've presented it, audience takes it over. And it's the audience who decides whether they liked it or not. Yes, so COVID के बाद, of course, there is a correction in the business. And when I say correction in the business is in twofold. One is the preference of the content, the type of content, and how are you presenting. Yeah, and that's because of the exposure of the content that we get from OTT. पहले comparison ही नहीं, वो हम comparison नहीं कर पा रहे थे. आज मैं compare कर पा रहा हूँ. मैं एक पिक्चर देखने जाता हूँ और मैं मिर्ज़ापुर देखता हूँ OTT पे, तो मुझे कहीं पे मिर्ज़ापुर में वो एंटरटेनमेंट वैल्यू तो है, लेकिन एंटरटेनमेंट के साथ जो एक्टिंग देखने को मिलती है, जो क्रिएटिविटी देखने को मिलती है, वो शायद एक फिल्म में मुझे देखने को नहीं मिलती. तो आपके हिसाब से ये एक कारण है कि लोग मल्टीप्लेक्सेस में नहीं जा रहे हैं? There are multiple reasons. Like I said, that one is there are options available. Second is, if you are not going full out on marketing the product,
Okay. as a producer, Okay. then it's a big issue because then people think that कि probably they are not confident on the content. बट देवांग आपने अभी 12th फेल की बात की. मैं 12th फेल की कोई इतनी ज़्यादा प्रमोशन विनोद चोपड़ा ने नहीं की थी, बट इट हैड समथिंग इन द मूवी विच रेजोनेटेड विद द मासेस. That movie, as we call it, that before COVID, how many people would have seen that movie, and after COVID, how many people have seen that film, and how are you marketing it? तो फिर उसका क्या कारण है? कोविड के बाद क्यों 12th फेल जैसा कंटेंट लोगों ने एक्सेप्ट किया? Accept किया, but it would have done much better than what it did. Like you said that the marketing initially was not that big. एंड अगर आपको कॉन्फिडेंट है और प्रोडक्ट को मार्केट कर रहे हो, लाइक आई सेड टुडे यू डोंट नीड ओनली एन ए लिस्टर स्टार टू मार्केट. आई मीन अदरवाइज 3 वुडंट हैव बिकम्स 3, राइट? करेक्ट. आज पहली बार कोई पिक्चर 600 करोड़ का मार्क क्रॉस कर रही है in the history of Bollywood from the domestic collection, only from Hindi. It's a big deal. And it's not a A-lister star. I mean, Yeah. I wouldn't say that they are not like big, but Yeah. I mean, they are not the one who were driving the box office before. Yeah, yeah. But now it is, the vision of Dinesh Vision, who Yeah. decided that, I want to present this product. He decided to come even with the 2 competition which was there along with him. Yeah. And the top 5 stars of India. But then the way it took opening and the way still it is running at the cinema halls Yeah. are amazing. So what I'm trying to say is that definitely there is a correction. If you have to, पहले क्या हो रहा था, ऑडियंस ढूंढ के आ जाते थे कि ये पिक्चर है यहाँ पे चल रही है और मुझे ये देखनी है. अभी उनके पास मल्टीपल ऑप्शन है. अनलेस यू डोंट गो एंड नॉक दैट डोर सेइंग दैट हे आई एम कमिंग, people will not come out. Okay. Okay. So my point and the bigger thing that I'm trying to drive is it's a combination of both a responsibility of an exhibitor and responsibility of a producer to take people out from them home and उन्हें बताना है कि हम ये पिक्चर आपके लिए लेकर आए हैं. I am sure 12th Fail also would have done much higher business than what it did. So marketing is going to be key. We have to always remain on top of mind, and that we have to put in a joint effort because option तो है ही. Yes, option है अभी, हमें पता है. And like I said, it is not absolutely not competing. It is complementing. OTT एक content है जहाँ पे आप, एक space है जहाँ पे आपको कई limited तरीके के content देखने में मज़ा आता है. You want to be with. There are another type of content where you want to laugh with people, you want to express your emotion along with people. इसीलिए तो हम बोलते हैं जो क्राउड व्यूइंग है वो सिनेमा हॉल में, वो कंटेंट को सबसे बेस्ट तरीके से एंजॉय किया जा सकता है. सो if that is a case, then what I'm trying to also tell you is that कि री रिलीज ऑफ द फिल्म जब हम पिक्चरें अच्छे से मार्केट करके ले आते हैं और उसके बाद इतने ज़्यादा लोग आके देखते हैं, दैट इज़ द रीज़न. 2024 हैज़ बीन अ ईयर, आई वुड से, ऑफ लर्निंग एंड अनलर्निंग. हमने ये देखा कि 23 में बड़ी पिक्चरें बहुत बड़ी हो रही है, छोटी पिक्चरें चल नहीं रही है. प्रोड्यूसर्स एंड इट्स नॉट दैट, आई मीन आई टेल यू, जयेश भाई जोरदार, इवन द ईयर बिफोर, इट्स अ ब्यूटिफुल script, I would say, and then well presented by Yash Chopra, Ranveer Singh as a main lead, and got the lowest opening of YRF probably for the history, with that kind of star leaks, right? क्यों ऐसा हुआ? अब लोग ड्राइंग बोर्ड पे गए, वो सोच रहे हैं, प्रोड्यूसर और हम साथ में मिलके सोच रहे हैं ऐसा हुआ क्यों. आज लोगों का प्रेफरेंस चेंज हो गया है ओनली बिकॉज वी डिड नॉट प्रेजेंटेड द राइट प्रोमो, और इज इट समथिंग एल्स, और लेट्स वर्क टुगेदर. सो ये री रिलीज करके हमने उनको ये देखा, ऐसा तो नहीं है कि ऑडियंस को आना नहीं है, ऑडियंस को तो आना ही है, बट अगर उनको आना है तो आप उनके पास कैसे पहुंचोगे, आप उनके पास कैसे कंटेंट लेकर जाओगे, दैट इज समथिंग विच इज नीड ऑफ एन आवर. ब्रिलियंट. देवांग, आप हमें ये बताइए, क्योंकि आप एग्जिबिशन बिजनेस को बिलोंग करते हैं, एक मल्टीप्लेक्स की जो इकोनॉमिक्स है वो उसकी वर्किंग कैसे होती है?
अगर मैं एग्जीबिशन बिजनेस स्पेस में इफ़ आई वांट टू एंटर दैट स्पेस, तो मैं इसकी इकोनॉमिक्स को कैसे समझूंगा? आप हमारे व्यूअर्स के लिए इसको ब्रेक डाउन करके दीजिए। सी आप वास्तु ही करिए, आप मत आइए एंटरटेनमेंट में। यू आर डूइंग गुड ऑफ व्हाट यू आर डूइंग, सो आप हमें काफ़ी हेल्प कर सकते हो उसमें। बट you know, coming back to on a multiplex, it's like we are a retailer. Let me tell you that we are in the same business of any other retailer. ओके We happen to retail movies, ओके right? Okay. हमें वही बिजनेस करना है, हमें एक अच्छे मॉल की तलाश रहती है हमेशा कि हम अच्छे मॉल में जाए, हम वो मॉल में स्पेस देखें, अच्छा ब्यूटीफुल लोकेशन बनाए, उसमें हम अच्छे फैसिलिटी दें, एंड देन यू नो आवर जॉब स्टार्ट्स विद दैट। सिनेमा एक बार बना दिया हमने, उसके बाद हमारा काम चालू होता है, बिकॉज फॉर्चुनेटली अनलाइक अदर रिटेलर आवर मर्चेंडाइज इज नॉट फिक्स। वी कीप every Friday we keep rotating merchandise. Correct. Right? So that's the beauty of this business. Yeah. And the what we need to run the exhibition business is nothing else but to keep the consistency. What audiences wants today is you make a multiplex and then you give them the service the same level consistently as what you have given them on the first day. You give them a right sound, you give them a right projection, in-audio experience, zero compromise. Technical specs of in-audio experience cannot be compromised. It has to be nothing but the best. And that's how people are paying for, right? You cannot compromise on that. तो वो आपको बिल्कुल भी compromise नहीं करना है. And of course, you know, you give them a basic hygiene on your washroom, you give them a great lobby experience, you give them ease of booking ticket. But coming back to mechanics of an exhibition business is focusing on customer and building a product which customer wants. You keep getting the fresh content every week. And talking about financial, ये भी बड़ा सिंपल मैथ है। मैं आपको बताऊं, अगर एक स्क्रीन आपको सिनेमा की बनानी है ऑन अ एवरेज बेसिस, यू स्पेंड अबाउट 3 करोड़ रुपीस, और आपका जो टॉप लाइन है वो 3 करोड़ रुपया होता है। ओके तो आप एक स्क्रीन से 3 करोड़ रुपया इन्वेस्ट करते हो और आप 3 करोड़ रुपया जनरेट करते हो। आप 20% आपका मार्जिन पकड़ लो, एंड आई विल गेट इनटू अ डिटेल ऑफ कैसे हम 20% पे आते हैं, बट 20% मार्जिन पकड़ लो, 5 साल में पे बैक आ जाएगा। तो ये ब्रेक इवन 5 साल में होगा। ब्रेक इवन आपका 5 साल में आ जाएगा। दैट इज अ बेसिक डायनामिक्स ऑफ द बिजनेस। जितना इन्वेस्ट कर रहे हो उतना टॉप लाइन कर रहे हो, 20% अगर आपने मार्जिन कर लिया आपका, तो देन योर ब्रेक इवन इज 5 years। ओके नाउ गोइंग बैक टू कैसे बिजनेस कर रहे हैं, तो आप जैसे जब भी आप मूवी देखने जाते हो, आप अगर पहले 100 रुपया देते हो एक टिकट का, आई मीन नॉट सेइंग 100 रुपीज इज द टिकट, बट 100 रुपया अगर आप टिकट का 100 रुपया दे रहे हो टू कीप द कैलकुलेशन ईजी, उसमें आप पहले गवर्नमेंट को टैक्स दे देते हो, 18 रुपया टैक्स होता है। वो टैक्स देने के बाद में जो आपके 80 रुपीज़ बचते हैं, वो 40 रुपया मोटा मोटा, आई मीन देयर इज़ अ फार्मूला एंड देयर इज़ अ स्लैब वीक वाइज, कि हर वीक में कैसे हमने बाइफिकेशन प्रोड्यूसर के साथ में एग्री किया हुआ है, प्रोड्यूसर्स के साथ में। तो ये हम पहले वीक में स्लैब अलग है, सेकंड वीक में स्लैब अलग है, बट जनरल अगेन फॉर एन अंडरस्टैंडिंग 40 रुपया डिवाइड करते हैं। 40 रुपया आप खुद रखते हो, 40 रुपया डिस्ट्रीब्यूटर। जब वो आप मूवीज़ का कलेक्शन हाईलाइट होता है, वो 80 रुपया है, वो 82 रुपीज़, बिकॉज वो ग्रॉस नेट को हाईलाइट करते हैं कि जो आपने 100 रुपया टिकट प्राइस दिया, उसमें से टैक्सेस हटा के जो कलेक्शन बचा वो हाईलाइट करते हैं। आप बहुत इंटरेस्टिंग बात बता रहे हो। तो देवांग, जब हम पेपर में पढ़ते हैं कि फर्स्ट वीक किसी मूवी का 60 करोड़ हुआ या 70 करोड़ हुआ, तो ये जो फिगर है, दिस इज माइनस द जीएसटी। करेक्ट, ओके करेक्ट। सो जो भी मूवीज़ के कलेक्शन, आज जो स्त्री अभी रिसेंट एग्जांपल दे रही है कि हाईएस्ट नेट कलेक्शन ऑफ इंडियन फिल्म इन हिंदी,
वो आज 3 बन गई है, जो वो 600 करोड़ रुपए हाईलाइट कर रही है वो प्रिसाइजली वो 80 रुपया है। ओके ओके। उसमें से एग्जिबिटर और प्रोड्यूसर आधा आधा डिवाइड करते हैं। अब वो आपके पास एज एन एग्जिबिटर पहले 20 रुपया टैक्स भर दिया, 18 रुपया, बट 20 रुपया 40 रुपया आपने डिस्ट्रीब्यूटर को दे दिया, आपने 40 रुपया बचाए, उसमें से आप मोटा मोटा 15 से 20 रुपया आप जो जगह ऑक्यूपाई कर रहे हो उसमें दे रहे हो, जिसमें आपकी रेंट आ गई। बिकॉज एग्जीबिशन बिजनेस इज बेस्ट स्केल्ड बाय टेकिंग प्रॉपर्टीज ऑन लीज। अगर आप खरीदते जाओगे तो एनीवे इट्स अ कैपेक्स हैवी बिजनेस, इट विल बिकम वेरी कैपेक्स इंटेंसिव इफ यू कीप अक्वायरिंग द एसेट एंड कीप बाइंग इट। सो आपने वो किराया दे दिया, आपने जो मॉल का मेंटेनेंस होता है वो दे दिया, अब आपके पास 20 रुपया बचे हैं। वो 20 रुपया आपके पूरे ऑपरेटिंग खर्चे हैं और उससे ज़्यादा ही है। इलेक्ट्रिसिटी पकड़ लो, मैन पावर पकड़ लो, जो आपकी एक्चुअल कमाई होती है वो F&B से। करेक्ट। सो एज वी से दैट वी आर रिटेलर, बट इवन इन रिटेल वी आर इन द बिजनेस ऑफ F&B। करेक्ट। तो कई बार हम ऑफ कोर्स सारे सोशल मीडिया में देखते हैं कि पॉपकॉर्न बड़ी महंगी है, कोक बड़ा महंगा है, बट वो हमने बाय डिज़ाइन किया हुआ है। हमें ये नहीं चाहिए कि एंट्री बैरियर हो। तो एंट्री बैरियर हम जो क्यों नहीं बोलते कि लोगों को टिकट अफोर्डेबल कर दो, जो हमारा कॉस्ट है वो हम टिकट उतनी ही रखें कि जिससे लोग अफोर्ड कर सके और आ सके। तो टिकट में नो एंट्री बैरियर, टिकट में आ गए लोग। F&B इज योर चॉइस। अगर आपको लग रहा है कि एज अ सिनेमा ओनर हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, हम वो प्रॉपर्टी और फैसिलिटी बनाने में, अपग्रेडेशन में हमारा कंट्रीब्यूशन है, तो आप आ रहे हो, एंट्री बैरियर नहीं रख रहे हो। बट व्हाट वी वांट टू कीप इज वी हैव टू अगेन वी आर इन द बिजनेस टू not only make money but also to grow that business, right? To reach out to people, to spread happiness, to make sure that we are there in every corner of where the catchment has the potential to watch movie. करेक्ट। तो हम तभी एक्सपांड कर पाएंगे। सो F&B की प्राइस इसके लिए ज़्यादा होती है। सो आपका करीब करीब आप पकड़ लो कि 60 रुपया जो है वो बॉक्स ऑफिस से आता है, जो मैंने आपको 100 रुपया का गणित समझाया। फिर जो आपका 30 रुपया है वो F&B से आता है, और 10 रुपया मिसलेनियस, जो आप सिनेमा में जाते हो और ऐड दिखती है आपको, और कोई मार्केटिंग के कैंपेन्स दिखते हैं, वो 10 रुपया करीब कंट्रीब्यूट करता है। सो दैट्स अ सिनेमा डायनामिक्स। वो 60 रुपया आपके आ गए बॉक्स ऑफिस से, 30 रुपया F&B से आ गए, और 10 रुपया जो आए वो मार्केटिंग से आ गए, उससे 100 रुपया बने। और आपको गणित आई थिंक Lovely, lovely. So you've made the entire math, very simple for people to understand. Devang, one very important question: why is India underscreened? As you said, that the number of screens which were there in 2007, हाँ जी, when you compare the number of screens in 2007 vis-a-vis in 2024, the number of screens hasn't increased. So I was reading, an article by Deloitte where I read your comment. I am going to rephrase what you said. You said that at any given point in time in India, 50% of the malls are ready, 50% of the multiplexes are ready with fit out. But the problem is regulatory cholesterol, which is approvals. Huge problem with approvals. Do you think that is the reason that India remains an underscreened market? Yeah, so yes, India is definitely largely underscreened. There is no denial or there is no debate about it. मूवी गोइंग कंट्री है, सबसे ज़्यादा कंटेंट बना रही है, और फिर भी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है कि जहाँ पे आके लोग देखे पिक्चर। इसका क्या कारण है? उसका मेन रीज़न जो व्हाट आई सी इज दैट इंफ्रास्ट्रक्चर है। आई थिंक वील हैव टू डू समथिंग वेयर गवर्नमेंट हैज़ टू स्टार्ट सपोर्टिंग दिस इनिशिएटिव टू ग्रो। ऐसा नहीं है पैसा नहीं है, कि पैसा तो इंडिया में है ही, और वेदर इफ़ वी वांट टू एक्सपांड क्विकली, if the model is there, पैसे आ जाएंगे. I don't think money is a barrier. The issue that I see is
इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इट्स अ टू फोल्ड. अगर जब इंडिया 1500 स्क्रीन थी तब चाइना 1000 थी, और चाइना में आज 70,000 प्लस स्क्रीन हो गई है. उसमें गवर्नमेंट हैड प्लेड अ मेजर रोल. अगर आप देखेंगे कि इफ गवर्नमेंट स्टार्ट्स प्लेइंग एन एक्टिव रोल, करंटली अभी हो क्या रहा है, सिंगल स्क्रीन्स आर डाइंग करेक्ट. or reducing, and multiplexes are growing. For now, multiplexes are only growing in a retail organized format, which basically means कि multiplexes grow हो रहे हैं सिर्फ malls में. तो आज इतने malls ही नहीं आ रहे. अब केगर ऑफ mall और organized retail and केगर of multiplexes are going in the same line. The only way we can grow faster is to see that there is a standalone opportunity for a movie going or a multiplexes to grow. And if an exhibitor and government works together in this, there are a lot of single screens which are in a way dying, but instead of those single screen getting shut, can we build like a 10 screen multiplex there or a 4 screen multiplex there in the same land parcel? Okay. If some policies are made around that, I guess that's a big way forward for screens to grow in India. And of course, the moment you come up with those policies, your regulation becomes smoother, which currently takes a huge time. I mean, we don't know if I sign a cinema today, I am very confident that that cinema from a ground zero to go live will at least see 5 years. And that's a lot of time. I mean, you need to turn around faster. Ideally, the construction period for a mall is about 2.5 years. With permission, it's about 3 years. And for building a cinema, it takes about 6 months. And then on top of it, a licensing period of 3 months. And this I'm talking about average. So building a cinema only takes 6 months. Yeah. The construction time is 6 months. Yes. Oh my God. So what you're saying is rest of the time that a cinema, when it has to get actually operational or functional, the rest of the time it takes because of the approval processes. Yes. No, we have to go through like 29 different licenses. And that too, the process is that first, when you construct a mall owner has to take a construction of cinema NOC. Okay. And in that, he has to go through all the licenses. Okay. Then cinema starts building. Yeah. Now, once we have built the cinema, Yeah. we have to go through again the same licenses that, okay, we have built as per the drawing. Oh. And then you have to go and take those approval. Now, the priority wise, it's not that the government officers has this in the biggest priority that, okay, today I apply for it, tomorrow they'll come. No, I mean, we have to go through those different desks. It is definitely improving. What I can tell you is we have seen that it is progressing. There are states we have seen where they follow up with us that when are you opening, because my tax revenue is improving. And I was shocked to hear that. And Which I is said, a welcome wow. change. Yeah. I said, wow. Yeah. I said that's something which was required. Now at least government is understanding that we are their partners and we are Yeah. contributing to the state revenues. Yeah. So the change is happening. Yeah. I think there are some processes that needs a change, but more than that, I think we need some policy where a welcome note can be built for movie going, for multiplex, if we want to exponentially grow. Otherwise, of course, we'll keep on growing at 10% CAGR, and that may not be even seen even down the line 10 years, because those 10% of single screen must have shut, because that's really not a great business model to be in. And then that 10% of multiplexes will grow. So absolute number of box office you may see higher, but the number of screens may not be growing that exponentially unless there is a great government intervention. So what is it that China is doing right? Exactly what I said, that China government took a very progressive step, not only to relax the policies on how you can build a multiplex,
And then of course, I mean, China is everywhere. You have government as your partner, so I mean, it's a quick decision making, it's a quick turnaround. There are no Malls, regulatory hurdles. there are no regulatory hurdles, and there is a big support. I mean, it's not that the 100% of these screens are coming in the malls itself, but there are standalone turnaround that they have done so well. I'm not saying India need to do that immediately, but for sure there are huge land parcel lying with government where they can start generating revenues from day one. And what else than movie going? I mean, go to down south. I Yeah, mean, yeah. you see the kind of content and the kind of love content is phenomenal. Yeah. Unfortunately, they don't have place to go. Yeah. I mean, you don't want to travel all the way just to watch 3 hours film, right? I Yeah. mean, so that's something. Movie going is a next door experience. Yeah. You really don't want to travel for your movie experience, and if you don't want to travel, then you need to make sure that we are reaching to the customer. We Yeah. are reaching to audiences. Yeah. And infrastructure is going to be a game changer, whether it is China, whether it is any other mature country that you pick. And ये infrastructure में, if we do a joint work with government, I think it's going to be a game changer. Brilliant. Devang, do you see going forward that consolidation, you know, will be the rule of the game? And the way, India is very complex as a country. Like you said, every state, has different regulations. The rules are different. The tax structure is very different. So do you see a scenario where there will be a monopoly or a duopoly in the business of multiplexes? Well, I don't think we need them for now. We want more and more player to start not Investing. only investing in the current, but more investors also to come and start managing this business, because like I said, that it's largely under screen and India is not one country. If you have a region wise operator, it is even better, because they understand the location, they understand the dynamics of the behaviors of Yeah, the yeah. locals much better. Yeah. Having said that, look, I mean, whether it is consolidation, the top two operators have already merged in the country, right? Yeah. So Which is it's- PVR and Inox. That's right. So Yeah. PVR and Inox, the number one and number two, when I say top two in terms of number of screens, they've already merged. And it really doesn't matter. I mean, as far as producers are concerned, more the merrier, because we invest and they generate the revenue basis the investment that we have done. So we need more investment. We need to grow this faster. I don't think there is a huge advantage or huge disadvantage on economy of scale as of now. Okay. Since, I mean, we operate 7,000 screens globally in about 18 countries. Now, we have seen that in certain markets we are number one in terms of number of screens, and in certain markets we are probably number two or number three. It doesn't make a huge difference, because economy of scale with us is already there, because we are a global operator. So let's say procurement, like आपके प्रोजेक्टर बाई करने हैं या आपके साउंड या चेयर्स बाई करनी है, तो उसे हमें इकोनॉमी ऑफ स्केल मिलती है. यस, दैट्स ट्रू. बट इन टर्म्स ऑफ एग्जीबिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, there are no much advantages or disadvantages. Yeah. So I think consolidation now in India with number two having which is us having only 450 screens. I mean, it's not the scale to do consolidation. It's, I mean, let's have probably more 10-20,000 screens, and then we can think about consolidation back then. Right. So what you're saying is that there are going to be more players. There are going Yeah. to be, probably there will be new players. Yeah. In this multiplex space, because it is largely underscreened. Yeah. Since you manage 450 screens, one question that comes to my mind is, are there any plans of opening new screens in Jammu and Kashmir? Why Jammu and Kashmir? See, for Cinepolis, I mean, why
when I say why, is not that why should we go. I mean, we can go anywhere. In the India map, we would like to go anywhere and everywhere, wherever in a given catchment. Let's say it's not that I want to expand Cinepolis tomorrow in Mumbai. I would say I want to expand in a more micro market within a 5 kilometer radius. What is the potential of going movie, and if there is, whether it is Jammu Kashmir or I mean Kashmir to Kanyakumari, wherever you ask us to go, we'll go. Yeah, but the reason why I'm asking you this question and why I said Jammu and Kashmir is because in between, there was this thing that Jammu and Kashmir wanted more multiplexes owners to come and, start investing in the state. So, are there any plans of investing in Jammu and We have Kashmir? not identified any location for now. Like I said, that we are dependent more on malls for them to build a mall wherein we occupy the higher space of the mall. Uh, I mean, not to my knowledge that we have signed anything in Jammu Kashmir for now, but to tell you that there are many states who are saying that we want entertainment to start uh, in our state. And what can you do? For example, my fourth multiplex I had started in Hubli, not in Bangalore but in Hubli, and then I mean within a population of back then on paper the population of 1.5 lakh people, and we were like, why should we go there? Let's first capture top 40 cities, and then we'll look at then we'll look at Hubli. Hubli. But then to our surprise, every single year 5 lakh people come to visit us, and it's happening since last like 12 years, and we are very happy with that investment. So not only that we are happy, not only that that state is happy or that city is happy. I mean, any catchment which has a good potential of propensity to pay the movie going, and then right facilities created, there is a potential, and there are many. I can tell you, Rashish, I mean, maybe you have heard this from few articles that Jammu Kashmir is looking at an investment, but there are multiple state and cities who are looking at, okay, how do we bring multiplexes? Yeah, Unfortunately, yeah. Very interesting. This example of Hubli that you gave, in continuation to what you said, I would want to ask you, would you attribute the kind of response that you get, in a small city like Hubli to the disposable incomes of people in India going up? There is that new emerging middle class which now wants to experience everything. And movie going, as you said, when I go to a multiplex, I not only go to a multiplex to watch a movie or a good content. I am going to a multiplex because I can rest assured that the AC is going to be working fine, the seats are very plush, the bathrooms are going to be clean, so it is more of an experience. So people living in tier 2 and tier 3 towns in India also want to have this experience, and that is the reason why it gets this kind of response. yes, and I'll tell you, see, again in movie going in a smaller town also, you'll feel a very different crowd coming on weekend, a very different crowd coming on weekdays, and imagine the same movie, same experience, absolutely no compromise on an experience on weekdays or weekend, but you have a ticket price of movie starting at 70 rupees, and you at the same multiplex in a different time zone, you have a ticket price starting 400 rupees. So same movie, same location, same experience, 70 rupees to 4. I don't think this kind of price fluctuation or price differences or variable pricing happens in any other business. So it's something that we have to study the catchment, and success of Hubli is purely on account of the student population that we have. So Okay. it's not only Hubli but in and around Hubli. So a lot of students, they aspire to go, I mean they want to go for their movies. They have traveled from many different places, and they love watching their films. So and of course South is anyway a very different
part, and especially let's say Karnataka, you have not only um, the local content of Karnataka, but you have content of Tamil, Telugu, so all four geography works, all four southern geography works very well. On top of it, Hollywood works great there, Yeah. and of course Bollywood will always have a lion share. So it's combination of all. So like that, any place you want to expand, you look at not only the buying habit, because I mean I can make a multiplex with an affordability of let's say 200 rupees and give the similar experience to where I can make a multiplex who can afford 400. So I have to gauge. I know that there is a potential in every market. Now I have to gauge that how much I want to invest and how much I can afford to pay as the variable cost, which is the real estate rent, which is our biggest cost, right? So keeping those two factor in mind, if I expand at the right location with the right investment and at the right fixed real estate cost, then there is a business model there. Great. Finally, Devang, you said that you somewhere expect and you envision that new players will eventually enter this space because it is multiplexes are underscreened in India. If you had to give an advice to an upcoming entrepreneur, who wants to invest in the business of exhibition, tell us 5 things, where the investor or that entrepreneur can actually capitalize on what he wants to do, the pros and the cons. Well, 5 things, I think they'll have to listen to the entire podcast because I think we spoke a So, lot. so okay, let's not give a number to it, but Yeah. if you had to briefly, Yeah, I'll uh, come. discuss the pros and the cons, what would you say? No, I think the key to run this business is maintaining the consistent customer experience. Everything else is secondary. If your Okay. focus is on not compromising on customer experience, then you will definitely be successful in this business. And then there are not five, probably. I mean, for example, when I go to audit my cinema, I have a checklist of 450 points that I go through. That- 450 points. yeah, and that happens, and that my cinema manager does every single day. My regional manager does every single audit. He goes on a weekly basis, and then my operation head, he has a task to go, and every single cinema at least he has to visit once and make sure that those points are in check. So I guess the key to run the cinema business is to make sure that look, because like I said, the content is not in our end. Unfortunately, we are at the business, or fortunately, we are in the business that keeps feeding new content every single week. Yeah. Now, out of that successful content, how many people prefer to watch movie at your cinema is something that you can only gauge if you are maintaining that consistent customer service. So the single point focus to run this business is to make sure that you do your basic thing right, and basic thing is even to going into detailing of, I know that in India my popcorn expands the largest. So it's a 46-inch popcorn which no one else does, even though you may sound that okay, the popcorn is expensive, but we then took and we say that if we are selling the most expensive popcorn, why don't we give the best popcorn in the world? And today I can proudly say that there is no better popcorn than what Cinepolis serves. So it's something that we have to make sure that those supplies are consistent. We need to make sure that those popcorn kernels are made and prepared in such a way that we preserve and serve it like the way customer wants, and that's customer service all about. So everything has to be the best. And that's Absolutely. the secret mantra or the secret sauce, of running a successful multiplex business. I would say not necessarily the best, but whatever you have chosen to give them consistently,
time and again and do the same thing again. So may not be, let's say you may have a chair which is probably not the best in the world. There are multiple chairs which are available, but if you have chosen to give an X chair, and now just make sure that that chair is maintained, and every time a customer comes in, he gets a clean hygiene chair, right working, there is no, I mean, right amount of comfort which you have chosen to give them, and do it consistently. So not necessarily the best. Of course, popcorn was an example. We wanted to give it nothing but the best, but you can't do that every time for every product. That maybe the urinals that I'm using may not be the best, but whatever I've chosen to give, it has to be in a working condition with the right operation that I've chosen, and consistently in a hygienic condition. So aim for the best, but be consistent. The best customer service is what I would call it, instead of best product. Right. Brilliant. Devang, thank you so much for this very insightful, entertaining, and also optimistic conversation that we had. Because a lot of people, after seeing this podcast, will change their views on multiplexes, because today in media there is this thing that multiplexes as a business, and going to a multiplex as an experience from a viewer's perspective is somehow dying. But no, we got to know something very interesting from you, that OTT is not a threat, but rather it is complementary to the business of multiplexes. Thank you so much for your time. We appreciate it. No, it's pleasure, and I'm glad that you did a lot of homework on how the business works, and the questions were right on. So I hope this podcast help everyone to understand what we aim to give them. Super. Yeah. Thank you so much. Pleasure.